आज का ये वीडियो मैं स्पेसिफिकली लेकर आया हूँ सीए एस्पायरेंट्स के लिए। सो दिस पर्टिकुलर एग्जाम इज इवन मोर चैलेंजिंग देन द आईआईटीज, राइट? आईआईटी से भी ज्यादा सिलेक्टिव है ये एग्जाम। फाइनेंस में आपके लिए क्या क्या डोर्स खुल सकते हैं, क्योंकि यार सीए तो बहुत हार्ड वर्क से किया है ना आपने, तो अब इसको लीवरेज कैसे करना है ये भी आपको सीखना पड़ेगा। बहुत सारे सीएस कंफ्यूज रहते हैं कि मुझे क्लियर करने के बाद क्या करना है। क्या मुझे ऑडिट फर्म को ज्वाइन करना चाहिए अगर आप सीए हैं, या फिर आप सीए फाइनल दे रहे हैं, या फिर आप ये सोच रहे हैं कि सीए के बाद क्या होगा, तो फिर ये वीडियो आपके लिए टोटली रेलेवेंट है। हेलो, वेलकम एवरीवन, वेलकम टू पीडब्ल्यू स्किल्स फाइनेंस। मैं हूं कुलदीप शर्मा। आज का ये वीडियो मैं स्पेसिफिकली लेकर आया हूं सीए एस्पायरेंट्स के लिए। आपको पता है इंडिया में हर साल 30,000 लोग सीए बनते हैं, या मुझे बोलना चाहिए सिर्फ 30,000 लोग बनते हैं, क्योंकि ये उन 20% लोगों में से होते हैं जो कि इस चैलेंजिंग एग्जाम को क्लियर कर पाते हैं, राइट? इनफैक्ट आई शुड से लेस देन 20%, कभी तो ये लेस देन 10% भी हुआ करता था। सो दिस पर्टिकुलर एग्जाम इज इवन मोर चैलेंजिंग देन द आईआईटीज, राइट? आईआईटी से भी ज्यादा सिलेक्टिव है ये एग्जाम। एंड इन 30,000 लोगों के पास इतने सारे ऑप्शंस होते हैं कि ऑनेस्टली कभी कभी ओवरवेलमिंग हो जाता है इनके लिए कि क्या करें, राइट? तो आज मैं आपके साथ एक कंप्लीट रोड मैप शेयर करने वाला हूं। सीए के बाद फाइनेंस में आपके लिए क्या क्या डोर्स खुल सकते हैं, हर एक डोर उसका क्या सीन है और किस तरफ आपको जाना चाहिए, ये सब कुछ डिटेल में। क्योंकि यार सीए तो बहुत हार्ड वर्क से किया है ना आपने, तो अब इसको लीवरेज कैसे करना है ये भी आपको सीखना पड़ेगा। ओके, तो चलो शुरू करते हैं। कैरियर अपॉर्चुनिटीज फॉर सीएज इन फाइनेंस। चलिए शुरू करते हैं टॉकिंग अबाउट द सीए एडवांटेज। देखो बॉस, मतलब सीए क्वालिफिकेशन सिर्फ एक डिग्री नहीं है, राइट? ये आपको एक तरीके से एंट्री टिकट मिल रहा है फाइनेंस की फील्ड में। आपको एक पासपोर्ट दिया जा रहा है जो कि आपको फाइनेंस की दुनिया में एंट्री दिला सकता है। आपने अकाउंटेंसी सीख रखी है, आपको टैक्सेशन आता है, आपने ऑडिटिंग की हुई है, राइट? फाइनेंशियल मैनेजमेंट आपको समझ में आता है। मतलब आपके पास वो फाउंडेशन है जो फाइनेंस सेक्टर में चाहिए होता है, राइट? विच इज वेरी मच नीडेड इन दिस इंडस्ट्री, जो कि ऐसे और कोई इतने कोर्सेज नहीं होंगे जो ये सारी चीजें सिखा करके भेज रहे हैं इस इंडस्ट्री में। और यही आपकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है। पर फिर भी प्रॉब्लम कहां आती है सीए स्टूडेंट्स को या सीए क्वालिफाइड प्रोफेशनल्स को? प्रॉब्लम यह है दैट बहुत सारे सीएस कंफ्यूज रहते हैं कि मुझे क्लियर करने के बाद क्या करना है। क्या मुझे ऑडिट फर्म को ज्वाइन करना चाहिए, क्या मुझे कॉर्पोरेट्स में जाना चाहिए, क्या इन्वेस्टमेंट बैंकिंग ट्राई करें, या फिर खुद का प्रैक्टिस सेटअप कर लूं? ये सारे प्रॉब्लम्स में एक सीए फंस जाता है। तो आज इस डिस्कशन में हम ये सारे मेजर कैरियर पाथ्स को एक्सप्लोर करेंगे। उनकी नेचर कैसी है, इन प्रोफाइल्स में ग्रोथ पोटेंशियल क्या रहता है, और किस टाइप की पर्सनैलिटी के लिए क्या बेस्ट रहेगा। ओके, सो एकदम कंप्लीट गाइड आपको इस डिस्कशन में मिलने वाला है। अगर आप सीए हैं, या फिर आप सीए फाइनल दे रहे हैं, या फिर आप ये सोच रहे हैं कि सीए के बाद क्या होगा, तो फिर ये वीडियो आपके लिए टोटली रेलेवेंट है। ऑलराइट, आर यू रेडी? लेट्स डाइव इन। फर्स्ट इज ट्रेडिशनल प्रैक्टिस। मतलब सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो मैं ट्रेडिशनल प्रैक्टिस से शुरू करना चाहूंगा, बिकॉज दिस हैज बीन द मोस्ट क्लासिक रूट। ये वो रूट है जहां हम खुद अपनी सीए फर्म स्टार्ट करते हैं, एंड दिस इज वेयर एवरी सीए यूज्ड टू स्टार्ट विथ। मतलब अगर मैं शुरू से कहूं, जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स करते आए हैं, ये जॉब का चलन अब ज्यादा हुआ है, राइट? सो इसको मैं सबसे पहली प्रायोरिटी देना चाहूंगा, इसके बारे में डिस्कस करना चाहूंगा। सो इसमें आप क्या करते हैं? आप क्लाइंट्स को सर्विसेज देते हैं, राइट? आप ऑडिटिंग की सर्विस दे रहे हैं, टैक्सेशन की सर्विस दे रहे हैं, कंप्लायंसेस कर रहे हैं, कंसल्टेंसी दे रहे हैं। यहां पे आपको देखिए फ्रीडम मिलती है, बहुत ज्यादा मिलती है, भर भर के मिलती है। आप खुद के बॉस हैं, आप अपने टाइम पे काम कर रहे हैं, आप अपने क्लाइंट्स को खुद चूज कर रहे हैं, किसके लिए काम करूं, किसके लिए ना करूं। कोई अच्छा नहीं लग रहा उसको छोड़ दीजिए, राइट? लेकिन यार एक बात समझ लो, प्रैक्टिस में इनिशियल स्ट्रगल जरूर होता है, राइट? मतलब कुछ फायदे हैं तो कुछ नुकसान भी है, स्ट्रगल करना पड़ता है। यहां पर आजकल सीएस क्यों इतनी जल्दी प्रैक्टिस का डिसीजन नहीं लेते हैं? बिकॉज इट टेक्स टाइम, राइट? क्लाइंट्स बिल्ड करने में टाइम लगता है, नेटवर्क बनाने में टाइम लगता है, पहले आपको ट्रस्ट अर्न करना पड़ता है। तो आप इसको ऐसे इमेजिन कीजिए, आपने बस एक पेड़ लगाया है नया नया, तो शुरू में आपको बस इसको पानी देते रहना है, इसका ख्याल करते रहना है। फल तो बहुत बाद में जाकर के आपको मिलेगा, लेकिन जब वो फल मिलेगा तो फिर वो लाइफ लॉन्ग मिलता रहेगा। आपने एक ऐसा बिजनेस खड़ा कर लिया होगा खुद के लिए जो आपको कमाई लाते रहेगा, राइट? तो अगर आपके पास पेशेंस है, अगर आपके पास पीपल स्किल्स है कि आप लोगों से बात करना जानते हैं, आपके पास एक एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट है,
अगर आप वो रखते हो तो फिर प्रैक्टिस आपके लिए परफेक्ट ऑप्शन हो सकता है। ओके तो ये सारी चीजें आपको करने के लिए रेडी रहना पड़ेगा। प्लस एक चीज और है, प्रैक्टिस में आपको मल्टीपल हैट्स पहनने का मौका मिलता है। आप कभी भी बोर हो ही नहीं सकते हैं प्रैक्टिस में। आप एक दिन टैक्स कंसल्टेंट है, अगले दिन आप ऑडिट का रोल कर रहे हैं, एक दिन आप फाइनेंशियल एडवाइजर बन रहे हैं, एक दिन आप जीएसटी एक्सपर्ट बन जाते हैं। तो यहां पर वैरायटी बहुत ज्यादा है, राइट। तो बस इतना सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। यहां पर स्टेबिलिटी थोड़ी सी स्लो आती है। डे वन से आपको ये कोई अश्योरेंस नहीं मिलेगा कि 1 तारीख को मेरे पास इतने पैसे आ जाएंगे, राइट। तो वो चीज बिल्ड करने में आपको थोड़ा टाइम लगता है। ओके सो दैट्स द फर्स्ट ऑप्शन। उसके बाद बात करते हैं पाथ 2 की, दैट इज बिग 4 एंड टॉप ऑडिट फर्म्स, जैसे कि डेलॉयट, पीडब्ल्यूसी, ईवाई, केपीएमजी, राइट। ये ग्लोबल फर्म्स है। यहां आपको एक्सपोजर मिलता है मल्टीनेशनल क्लाइंट्स का। ओके नॉट जस्ट दीज फर्म्स, अब तो और भी बहुत सारी बड़ी फर्म्स आ गई हैं जो आपको मल्टीनेशनल एक्सपोजर प्रोवाइड करती हैं। तो आपका जो लेवल ऑफ वर्क है वो बहुत ही हाई क्वालिटी रहता है। आपको एकदम स्ट्रक्चर्ड तरीके से ट्रेनिंग दी जाती है। आप ग्लोबल स्टैंडर्ड्स के हिसाब से काम कर रहे होते हैं। तो यहाँ का जो आपका एक्सपीरियंस है ना, बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल होता है। रेज्यूमे पे अगर बिग 4 का नाम आ गया है तो मतलब आपको एक इंस्टेंट क्रेडिबिलिटी वहां पर मिल रही है। तो यहां पर क्या होता है, आप ऑडिट टीम्स में काम करते हैं, आप फाइनेंशियल रिपोर्टिंग देखते हो, आप कंप्लायंस मैनेज करते हो, आप डिफरेंट एडवाइजरी प्रोजेक्ट्स को हैंडल कर रहे हैं, राइट। तो ये सारी चीजें आप करते हैं। लेकिन एक बात सुनिए कि बिग 4 में कल्चर थोड़ा सा इंटेंस रहेगा। आप भले ही वहां पे नाम के लिए जा रहे हैं, राइट, आप काम सीखने के लिए जा रहे हैं, तो फिर आपको उस चीज के लिए तैयार भी रहना पड़ेगा कि वहां पे भाई लॉन्ग आवर्स हो सकते हैं, वहां पे टाइट डेडलाइंस हो सकती हैं, थोड़ा हाई प्रेशर में आपको काम करना पड़ेगा। तो ये वो जगह है जहां आप क्विकली डिलीवर आपको करना पड़ेगा। ओके तो मतलब अगर आप मेहनत से नहीं डरते हैं, आप फास्ट पेस एनवायरनमेंट एंजॉय करते हैं, आप को एक स्ट्रक्चर्ड तरीके से ग्रोथ चाहिए, तो फिर बिग 4 एक सॉलिड ऑप्शन आपके लिए बन सकता है। प्लस यहां से जो एग्जिट अपॉर्चुनिटीज है वो भी बहुत तगड़ी मिलती है, बहुत स्ट्रांग मिलती है। 3 से 4 साल बाद बिग 4 में आपको जब आप बिग 4 से निकलोगे तो उसके बाद आपको कॉर्पोरेट फाइनेंस रोल्स में एंट्री मिल सकती है, आप कोई किसी भी सीनियर रोल में जा सकते हैं, आप सीएफओ वाले ट्रैक में जा सकते हैं। ये सारे डोर्स आपके लिए ओपन हो जाते हैं। सो दिस इज अ वेरी वेरी एक्साइटिंग लॉन्च पैड फॉर यू। यहां से एक बार आप यहां आ जाते हैं, इस पर्टिकुलर लॉन्च पैड पे आ जाते हैं, तो यहां से फिर आप बाउंस करके कहां जाएंगे, ये टोटली मतलब आपके लिए बहुत सारे डोर्स खुल जाते हैं। यहां से आप कहीं भी जा सकते हैं, जहां भी आप जाना चाहें। मतलब आपकी जो क्रेडिबिलिटी है वो हर रोल में मानी जाएगी। ओके सो दिस इज व्हाट बिग 4 एंड टॉप ऑडिट फर्म्स ऑफर यू। ओके सो इफ यू आर गेटिंग दिस ऑप्शन तो आप इसको डेफिनेटली कंसिडर कर सकते हैं। नेक्स्ट इज पाथ 3, दैट इज कॉर्पोरेट फाइनेंस। अब कॉर्पोरेट फाइनेंस में देखिए, आपको यह समझना पड़ेगा, ये वो पाथ है जहां किसी कंपनी के अंदर फाइनेंस डिपार्टमेंट में आप काम कर रहे हैं। मतलब आपकी जो पोजीशन है वो ऐसी होती है जहां पर आप या तो फाइनेंस मैनेजर के रोल पर हैं, या फिर आप फाइनेंशियल एनालिस्ट के रोल पर है, फाइनेंशियल कंट्रोलर, या इवेंचुअली आप ऐसे ग्रो होते होते सीएफओ के रोल तक पहुंच जाते हैं। यहां पर आपका काम क्या होता है, कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ को मेंटेन करना। आप बजटिंग कर रहे हैं, आप फोरकास्टिंग कर रहे हैं, आप एमआईएस रिपोर्टिंग कर रहे हैं, राइट, ट्रेजरी मैनेजमेंट है, कॉस्ट कंट्रोल का काम आपको दिया जा रहा है। तो ये सारा आपका डोमेन में आता है। अब यहां पर स्टेबिलिटी है। कॉर्पोरेट फाइनेंस इज वन ऑफ द मोस्ट स्टेबल करियर्स। बिल्कुल रेगुलर सैलरी मिलेगी, फिक्स वर्किंग आवर्स होंगे, मोस्टली फिक्स वर्किंग आवर्स होंगे, राइट। जॉब सिक्योरिटी अच्छी खासी रहती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि बहुत ही बोरिंग काम होने वाला है, बिल्कुल भी नहीं, राइट। आप बिजनेस के एकदम हर्ट बीट को समझते हो, आपको पूरा बिजनेस मॉडल आप निचोड़ लेते हो। हर डिसीजन के पीछे आप फाइनेंशियल लॉजिक आप बनाते हो, राइट। फॉर एग्जाम्पल, आपकी कंपनी को कोई एक नया प्लांट लगाना है, उसकी फिजिबिलिटी स्टडी कौन करेगा कि ये फायदा देगा कि नुकसान देगा, ये आप करोगे। यस, फंडिंग कैसे अरेंज होगी उसकी, तो भाई बैंक से लोन लेना है, कहीं से प्राइवेट प्लेसमेंट लेकर के आनी है, तो ये सारा काम कौन करेगा, आप करोगे। प्रॉफिट मार्जिन्स कैसे इंप्रूव करें कंपनी के, तो ये आप सजेशंस दोगे। तो मतलब कंपनी के एक ग्रोथ पार्टनर आप बन जाते हैं, राइट। अगर आप चाहते हो कि लॉन्ग टर्म एक कंपनी के साथ आप ग्रो करो, लेडर को क्लाइंब करो, और एकदम स्टेबल करियर आपको चाहिए, तो फिर कॉर्पोरेट फाइनेंस आपके लिए परफेक्ट है। ओके, सीएफओ बनने का अगर आपका ड्रीम है ना लॉन्ग टर्म में कि यार एक टाइम पे मेरे को सीएफओ बनना है, तो कॉर्पोरेट फाइनेंस से शुरू करना आपके लिए बहुत अच्छा स्टेप हो सकता है। ओके, नेक्स्ट लेट्स टॉक अबाउट इन्वेस्टमेंट बैंकिंग। ये वो फील्ड है जो थोड़ी नहीं कहूंगा, अभी तक जो भी डिस्कस किया उन सबसे ज्यादा ग्लैमरस है।
हाई स्टेक डील्स करना, मतलब M&A ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, आईपीओ करवा रहे हैं, बड़ी बड़ी कंपनियों के फंड रेजिंग करवा रहे हैं, ये सब इन्वेस्टमेंट बैंकिंग का पार्ट है। यहाँ आपका काम होता है कंपनीज को फाइनेंशियली एडवाइस करना, किसी को कैपिटल चाहिए, किसी को मर्जर करना है, किसी को बिजनेस सेल करना है, यहाँ ये सब काम आप एज एन इन्वेस्टमेंट बैंकर करते हैं। ओके, तो अगर मान लीजिए कोई कंपनी है वो आईपीओ लाना चाहती है स्टॉक मार्केट में, वो स्टॉक मार्केट में लिस्ट होना चाहती है, तो फिर इन्वेस्टमेंट बैंकर ही पूरा उसका प्रोसेस मैनेज करेगा, राइट, वैल्यूएशन करना और वहां से लेकर के पूरा लिस्टिंग तक। लेकिन इन्वेस्टमेंट बैंकिंग देखिए, इसका एक चैलेंज यही है कि ये इतना इजी नहीं होता है, मतलब आवर्स थोड़े से ब्रूटल हो सकते हैं, थोड़ा सा प्रेशर में आपको काम करना पड़ता है। तो अगर आपको थ्रिल पसंद है, अगर आपको फाइनेंशियल मॉडलिंग में इंटरेस्ट है, अगर आपको डील मेकिंग का जो एक्साइटमेंट है वो अगर आप हैंडल कर सकते हैं, तो भैया इन्वेस्टमेंट बैंकिंग इज इनक्रेडिबल। यहां नेटवर्किंग इतनी स्ट्रांग होती है, इतनी तगड़ी होती है कि आप लिटरली एक पॉइंट पे ऐसे जगह पर होंगे कि आपको कोई भी काम करवाना है, आपके पास उसके लिए एक आदमी अवेलेबल है, उसके पास आपके पास एक कॉन्टैक्ट अवेलेबल होगा जिससे आप किसी भी इंडस्ट्री में कोई भी काम एग्जीक्यूट करवाना चाहते हैं आप करवा पाएंगे। आप इंडस्ट्री लीडर्स के साथ काम कर रहे होंगे। तो अगर आप एम्बिशियस हैं, अगर आप चैलेंज से नहीं डरते हैं और आपको फास्ट ग्रोथ भी चाहिए, तो आईबी को डेफिनेटली आपको कंसिडर करना चाहिए। ओके, नेक्स्ट इज प्राइवेट इक्विटी एंड वेंचर कैपिटल। ये वो फील्ड है जहां पर आप डायरेक्टली कंपनीज में खुद इन्वेस्ट कर रहे हो। इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में आप इन्वेस्टमेंट्स करवा रहे थे, आप फैसिलिटेट करवा रहे थे, यहां पर आप खुद जा करके एनालिसिस करोगे और इन्वेस्टमेंट्स करोगे। ओके, आप किसी कंपनी में इक्विटी लगा रहे होंगे। सो प्राइवेट इक्विटी में जब आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो मोस्टली आप एस्टेब्लिश्ड कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं, राइट, उनको आप और ग्रो करते हैं, और फिर जब वो कंपनी ग्रो हो जाती है, आपकी जो स्टेक है उसकी वैल्यू बढ़ जाती है, तो फिर आप प्रॉफिट में उसको बेच करके निकल जाते हैं। वेंचर कैपिटल में क्या होता है, आप स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट कर रहे होते हैं, राइट, जो अर्ली स्टेज में है, जो थोड़ा सा हाई रिस्क है, तो ऑब्वियसली वहां पर फिर थोड़ा हाई रिवार्ड की एक्सपेक्टेशन भी आप लेकर के चलते हैं। तो यहां पर आपको सिर्फ पैसा नहीं लगाना है, राइट, आप एक एक्टिव इन्वेस्टर की तरह काम कर रहे होते हैं। आप बिजनेस स्ट्रेटेजी सजेस्ट करते हो, आप फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को मॉनिटर करते हो, आप बोर्ड मीटिंग्स को अटेंड करते हो। तो मतलब आप एक कंपनी के पूरे उसमें ग्रोथ पार्टनर की तरह काम कर रहे हो। तो ये स्टार्टअप की पूरी जर्नी में आप स्टार्टअप के साथ रहे हो, राइट। तो ये इंडस्ट्री तो बहुत एक्साइटिंग है, लेकिन यहां पर चैलेंज यही आता है कि ये इंडस्ट्री थोड़ी सी टफ है, इसमें एंटर करना थोड़ा सा टफ है। तो यूजुअली जो पीवीसी होती है, इसमें आने के लिए आपसे या तो आईवी का एक्सपीरियंस मांगा जाएगा, या तो कंसल्टिंग का एक्सपीरियंस है वो यहाँ पर प्रेफर किया जाता है। और या फिर अगर आप ये दोनों लेकर नहीं आ रहे हैं, तो अगर आपके पास एमबीए, किसी टॉप कॉलेज का एमबीए है, तो वो भी एक अच्छा आपके लिए एंट्री फैसिलिटेटर हो सकता है, एक अनेबलर हो सकता है। तो मैंने रिसेंटली इस पर एक डिटेल वीडियो बनाया है, वहां आपको पूरा कंप्लीट रोड मैप मिल जाएगा पीवीसी इंडस्ट्री में कैसे एंटर करना चाहिए। आप चैनल पे जाकर के चेकआउट कर लो। ओके, अगर आप में बिजनेस एक्यूमेन है, अगर आप थोड़ा सा रिस्क ले सकते हैं, रिस्क एपिटाइट आप में है, और लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन में अगर आपका इंटरेस्ट है, तो भैया पीवीसी एक फैंटास्टिक ऑप्शन है आपके लिए। मतलब इस पर्टिकुलर रोल में जाने के लिए many people are looking into this, because ये जो पर्टिकुलर फील्ड है आपको बहुत अच्छी सैलरीज ऑफर करती है बहुत ही कम एज में। ओके, नेक्स्ट इज वेल्थ मैनेजमेंट। ये एक और इंटरेस्टिंग फील्ड है, वेल्थ फाइनेंशियल प्लानिंग की, वेल्थ मैनेजमेंट की। यहां पर आपका काम होता है इंडिविजुअल्स को या फिर जो फैमिलीज है उनकी वेल्थ को मैनेज करना। तो यहां पर आप क्या करोगे, यहां पर आपका काम है इन्वेस्टमेंट एडवाइस देना, आप रिटायरमेंट प्लानिंग करवा रहे हैं, आप टैक्स ऑप्टिमाइजेशन सजेस्ट कर रहे हैं, आप स्टेट प्लानिंग करवा रहे हैं, राइट। तो यू कैन थिंक ऑफ इट लाइक कि आप उस फैमिली के लिए एक फैमिली डॉक्टर की तरह है, राइट, कि उनकी जब भी फाइनेंशियल हेल्थ खराब होगी या उनको कोई राय चाहिए होगी तो वो आपको कांटेक्ट करेंगे, राइट। तो यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ होती है ना, वो सामने वाले का ट्रस्ट रखना होता है, कि यहाँ पे आप जो क्लाइंट रिलेशनशिप है वो आपको बहुत स्ट्रांग रखनी पड़ती है। ट्रस्ट इज एवरीथिंग। अगर आपके क्लाइंट्स आप पे भरोसा करते हैं तो लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप बनती है। प्लस यहाँ पे जो अर्निंग पोटेंशियल है वो भी अच्छी है। फी बेस्ड मॉडल हो सकता है यहाँ पर, या फिर कमीशन बेस्ड मॉडल भी हो सकता है। अगर आपको लोगों से बात करना पसंद है ना, तो फिर आप ये चीज़ कर सकते हो। मतलब आप उनकी प्रॉब्लम्स को समझो, उनके हिसाब से आप उनको सॉल्यूशन दो, राइट। तो आपको बस सामने वाले की प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। तो आपके लिए जो एडवाइजरी का रोल है उसके लिए आपको कंफर्टेबल होना पड़ेगा। ओके, सो इन दैट केस यू कैन कंसिडर वेल्थ मैनेजमेंट। यहां पर आपको देखिए फ्लेक्सिबिलिटी में मिल सकती है, जरूरी नहीं है कि आप जॉब ही करें, आप इंडिपेंडेंट होकर भी काम कर सकते हैं, या फिर आप किसी फर्म या कंपनी को ज्वाइन करके भी काम कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट इज फिनटेक एंड स्टार्टअप्स। ये थोड़ा सा एक्साइटिंग स्पेस है।
ये एक ऐसा स्पेस है जहां पर फाइनेंस और टेक्नोलॉजी को कंबाइन किया जाता है, राइट। एंड ये वाला जो स्पेस है ये आजकल बहुत ज़्यादा बूम कर रहा है, राइट। जैसे कि पेमेंट ऐप्स हो गई, लेंडिंग प्लेटफॉर्म्स हो गए, इन्वेस्टमेंट ऐप्स हो गए, राइट, क्रिप्टो, ब्लॉकचेन, तो ये सब फिनटेक है। ये सीएस की डिमांड यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा आ रही है, क्योंकि स्टार्टअप्स को चाहिए कोई ऐसा जो फाइनेंस को समझे, जो कंप्लायंसेस को हैंडल कर सके, जो फंड रेजिंग में इनकी हेल्प कर सके। ओके, फॉर एग्जांपल अगर कोई फिनटेक स्टार्टअप है जिसको फंडिंग चाहिए, तो आपका काम होगा भाई पिच डेक बना के दो, उसकी वैल्यूएशन करके दो, इन्वेस्टर से बात करके आओ, राइट। तो या फिर उसका जो कंप्लायंस का सीन है कि आरबीआई के गाइडलाइंस को समझो, सेबी के रूल्स को समझो, तो ये सब आपको हैंडल करना पड़ता है। तो यहाँ एनवायरनमेंट बहुत ही ज़्यादा डायनेमिक है, बहुत ही फास्ट पेस रहेगा, बहुत ही इनोवेटिव रहेगा, कॉन्स्टेंटली चेंज होते रहेगा। तो अगर आप एक रिस्क टेकर हैं, नए नए आइडियाज़ को आपको एक्सप्लोर करना पसंद है, आप एक स्ट्रक्चर्ड जो कॉर्पोरेट कल्चर होता है उससे कुछ थोड़ा सा अलग करना चाहते हैं, तो फिर ये आपके लिए एक फिजिबल ऑप्शन हो सकता है। लेकिन याद रखिएगा यहाँ पर जॉब सिक्योरिटी थोड़ी सी अनसर्टेन होती है, राइट। स्टार्टअप्स कभी भी फेल हो सकते हैं, लेकिन यहाँ से जो आपको सीखने को मिलता है वो बिल्कुल ही इनवैल्यूएबल है। यहाँ से आप जो आदमी बन करके निकलेंगे, दैट इज गोइंग टू मेक यू अ डिस्टिंक्ट पर्सन इन दी एंटायर फील्ड। ऑलराइट, एंड ये स्टार्टअप्स में सैलरीज भी बहुत अच्छी होती हैं। ओके, सो चलिए अगले टॉपिक पे आते हैं, अगले पाथ पे आते हैं, दैट इज ट्रेजरी एंड रिस्क मैनेजमेंट। ये एक ऐसा फील्ड है जो कि थोड़ा सा ओवरलुक्ड किया जाता है यूजुअली, ट्रेजरी एंड रिस्क मैनेजमेंट। यहाँ पर आपका काम क्या होता है, कंपनी के कैश फ्लो को मैनेज करना, ओके, उस कंपनी में लिक्विडिटी इंश्योर करना, उसमें कोई फॉरेक्स रिस्क है उसको हैंडल करना, इंटरेस्ट रेट रिस्क को देखना, तो ये सारी चीज़ें आप करते हैं। तो मतलब कंपनी का एक ये इंश्योर करके चलना कि भाई उसका जो इंजन है वो बिल्कुल स्मूथली चलता रहे, तो ये चीज़ आप इंश्योर करके चलते हैं एज अ ट्रेजरी मैनेजर या फिर एज अ रिस्क मैनेजर। फॉर एग्जांपल आप एक कंपनी में काम कर रहे हैं जो कि एक्सपोर्ट करती है, तो उसके केस में फॉरेन करेंसी में कुछ पेमेंट्स आएंगे आपके पास, तो वो करेंसी फ्लक्चुएशन का रिस्क वहाँ पे रहेगा, उसको मैनेज करने का काम कौन करेगा, ये आप करेंगे। ओके, या फिर कभी मान लीजिए किसी कंपनी में कोई एक्सेस कैश पड़ा है, तो उस कंपनी को कहाँ वो कैश इन्वेस्ट करना चाहिए जिससे वो सेफ भी रहे और कुछ ना कुछ आपके रिटर्न्स भी मिलते रहे, तो ये डिसीजन कौन लेगा, आप लेंगे। तो यहाँ पे आपको एनालिटिकल स्किल्स चाहिए, राइट, बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबर्स आपको बिल्कुल अच्छे से आने चाहिए, नंबर्स में आपकी एक्यूरेसी होनी चाहिए। तो अगर आप फाइनेंशियल मार्केट्स में इंटरेस्टेड है, आपको फाइनेंशियल मार्केट समझना पसंद है, आपको रिस्क का कॉन्सेप्ट इंटरेस्टिंग लगता है, तो फिर ट्रेजरी और रिस्क मैनेजमेंट का जो एरिया है ये आपके लिए एक सॉलिड करियर हो सकता है। ओके, एंड ये जो रोल्स है ये जनरली सीनियर लेवल पे होते हैं, तो मतलब एक्सपीरियंस के साथ ये पाथ और भी ज़्यादा अट्रैक्टिव होते जाएगा। ओके, नेक्स्ट इज कंसल्टिंग। मैनेजमेंट कंसल्टिंग फर्म्स जैसे कि मैकेंजी हो गया, बीसीजी हो गया, बेन हो गया, ये सब सीएस की काफ़ी ज़्यादा वैल्यू करते हैं। यहाँ पर आपका काम होता है क्लाइंट्स की बिजनेस प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना, जैसे कि फाइनेंशियल रिस्ट्रक्चरिंग करनी है, राइट, कोई ऑपरेशनल एफिशिएंसी करनी है, कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन करना है, राइट। तो ये सारा कंसल्टिंग का पार्ट है। तो जैसे ही कोई मान लीजिए कंपनी है जो कि फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रही है, तो फिर आप जाओगे, पूरी कंपनी का एनालिसिस करोगे और फिर उनके प्रॉब्लम्स के अकॉर्डिंग उनको सॉल्यूशंस सजेस्ट करोगे। तो यहाँ पे एक बहुत बड़ी वैरायटी होती है, राइट, मतलब हर प्रोजेक्ट अलग होता है। एक प्रोजेक्ट में आप कोई हेल्थ केयर सेक्टर पे काम कर रहे हैं, दूसरे में आप मैन्युफैक्चरिंग में काम कर रहे हैं, तीसरे में आप रिटेल में काम कर रहे हैं, राइट। तो यहाँ पे लर्निंग एक्सपोनेंशियल तरीके से होती है, हर प्रोजेक्ट के साथ आपको कुछ नया सीखने को मिलता है। और यहाँ पे आपको ट्रेवल भी बहुत करना पड़ सकता है, राइट, क्लाइंट साइड पे जाना पड़ सकता है, तो फिर वर्क लाइफ बैलेंस जो है थोड़ा सा आपके लिए चैलेंजिंग हो सकता है। बट अगर आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग पसंद है, अगर आपको वैरायटीज चाहिए, आपको डिफरेंट इंडस्ट्रीज एक्सप्लोर करनी है, तो फिर कंसल्टिंग इज अमेजिंग। ऑलराइट, सो नाउ लेट्स लुक एट द डिसीजन मेट्रिक। हाउ डू यू डिसाइड? अगर आपको स्टेबिलिटी चाहिए तो भैया कॉर्पोरेट फाइनेंस इज द वन फॉर यू। हाई ग्रोथ चाहिए तो आईबी, पीवीसी, कंसल्टिंग रोल्स में जाइए, बहुत ही हाई फास्ट पेज आपको ग्रोथ मिलेगी, बहुत जल्दी आपकी सैलरीज ग्रो करेंगी। अगर आप फ्रीडम चाहते हैं तो या तो प्रैक्टिस में जाइए या तो वेल्थ मैनेजमेंट रोल्स में जाइए, आप वेल्थ फाइनेंशियल प्लानिंग रोल्स में जाइए। इनोवेशन अगर आपको अच्छा लगता है, नई नई चीज़ें करना अच्छा लगता है, तो स्टार्टअप्स या फिनटेक फर्म्स में जाइए। वर्क लाइफ बैलेंस चाहिए तो अगेन कॉर्पोरेट फाइनेंस इज द वन। और अगर आप प्रेस्टीज के साथ काम करना चाहते हैं देन कंसल्टिंग, आईबी और बिग फोर फर्म्स कैन बी अ गुड ऑप्शन फॉर यू। ओके, की टेक अवे आज के इस डिस्कशन से क्या समझ में आ रहा है? वन थिंग इज दैट नो पाथ इज बेटर और वर्स। ऐसा नहीं है कि एक पाथ अच्छा है दूसरा पाथ अच्छा नहीं है। इट टोटली डिपेंड्स ऑन योर सब्जेक्टिव सिनेरियो कि आपकी पर्सनैलिटी कैसी है, आपके इंटरेस्ट क्या है, आपको क्या अच्छा लगता है, आप कहाँ जाना चाहते हैं।
इन द नेक्स्ट 5 years, इन द नेक्स्ट 10 years, और आपका पैशन क्या है, मतलब क्या चीज़ आपको सेटिस्फेक्शन देता है, ये चीज़ आपको खुद के लिए ढूंढना है, ये चीज़ आपको खुद के लिए आंसर करना है। उसके बाद आप जो 9-10 चॉइसेस मैंने आपको बताई उसमें से आप कोई भी खुद के लिए ढूंढ पाएंगे। ओके, सो कमिंग टू द फाइनल मैसेज, मतलब फाइनल बात ये है, सीए क्वालिफिकेशन आपको ये सारे ऑप्शंस देती है, बहुत सारे ऑप्शंस आपके पास सामने आ जाते हैं, लेकिन चॉइस हमेशा आपकी है। किस चीज़ में आपका पैशन है वो आपको ढूंढना है, कहाँ आप अपने आप को देख सकते हैं 5 से 10 साल बाद। कभी कभी हम प्रेशर में आके भी काम करेंगे जो कि आपसे एक्सपेक्ट भी किया जाएगा, बट ट्रस्ट मी, जहाँ आपका दिल लगता है ना वहाँ आपको बिल्कुल सक्सेस मिलेगी। तो अपने आप से आप ये पूछिए, भाई मुझे फाइनेंस में करना क्या है, किस पाथ में मेरा मन लगता है, और एक बार वो क्लैरिटी आपके पास आ गई तो फिर आप कमिटमेंट कर दो, फिर आप मेहनत करो, फिर आप कंसिस्टेंसी रखो, क्योंकि यार सीईओ तो आपने बहुत मुश्किल से निकाला है, राइट, बहुत मेहनत की आपने उस चीज के लिए, राइट, ठीक है, कोई भी ये नहीं बोल सकता आपने भले ही बहुत हमेशा से टॉपर रहे हैं तो यहाँ पे भी आपने टॉप कर लिया, बट इट डजंट मीन कि आपने मेहनत नहीं की है, राइट। तो आप अब जो भी पाथ चूज करोगे उसमें आपको अपना 100% देना है। सो टेक अवे यही है, चूज योर कैरियर पाथ वेरी वाइजली। कैरियर पाथ चूज करते वक्त सिर्फ ये मत देखना कि पैसा कौन ज्यादा दे रहा है या प्रेस्टीज को ही सिर्फ देख करके आप जॉब में मत जाइए कि भाई बड़े बड़े ऑफिसेस हैं, राइट, उसका नाम मेरे को मिलेगा। नो, जस्ट डोंट गो आफ्टर दैट। आप साथ में ये भी देखो कि किस काम को करने में आपको मजा आएगा, बिकॉज जो चीज में आपको मजा आएगा वहां आपकी ग्रोथ ऑटोमेटिक होगी। ये चीज ट्राइड एंड टेस्टेड है। तो बस अब आपको ये सोचना है कि कौन से इंटरेस्ट में आप बाजी लगाना चाहेंगे। ओके, तो अब ये आपकी बारी है, अब आपको करना है, सोचिए, एक्सप्लोर करो और अपने पाथ को चूज करो। ओके, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, सी यू इन द नेक्स्ट वन, टेक केयर।